दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे क्लियर सिक्योर्ड आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें। आईपीओ 1 दिसंबर से यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला है और ये 3 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 132 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 85.60 करोड़ का है, यानी कि साइज में थोड़ा बड़ा आईपीओ है। इसमें 4.29 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 81.31 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है। अब यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल यहाँ पर 11 नाम देखने को मिला है, यानी कि 11 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसमें राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट का भी नाम है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा है। अब यहाँ पर राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिला है, तो जहाँ पर भी इनका इन्वेस्टमेंट आता है तो कहीं ना कहीं आईपीओ की लिस्टिंग भी थोड़ी अच्छे प्राइस के ऊपर होती है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलता है आईपीओ से। लेकिन सिर्फ इसी एक पॉइंट के बेसिस पर आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये मुंबई की कंपनी है। ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग, टेलीकॉम और आईटी से रिलेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के सर्विसेज देती है। तो ये कंपनी बेसिकली मैन पावर सप्लाई करने का काम करती है, यानी कि अगर कहीं पर भी सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और या इंटीरियर करवाना है, एचआर या फिर स्टाफिंग सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि एचआर स्टाफ वगैरह चाहिए, टेलीकॉम या फिर रिमोट मॉनिटरिंग करवानी हो, आईटी या सॉफ्टवेयर जैसी सर्विसेज हो, तो कंपनी हर तरह के सर्विस से रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि ये स्टाफ प्रोवाइड करवाती है। तो ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। तो कंपनी टेलीकॉम, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैसेस, बैंकिंग, रिटेल, गवर्नमेंट, तो इन सारे सेक्टर्स को सर्व करती है। तो कंपनी इंडिया के 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में अब तक सर्व कर चुकी है, यानी कि अब तक कंपनी 17 कस्टमर्स को सर्व कर चुकी है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, हालांकि कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। तो 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के यहाँ पर 5 मंथ के फाइनेंशियल हैं। अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में इनकम इसका 311 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 350 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 482 करोड़ का इनकम है और फाइनेंशियल 26 के 5 मंथ में 231 करोड़ का इनकम है। तो इनकम कंटिन्यू इसका इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो 23 में कंपनी जहां 6 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 24 में बढ़ के ये 12 करोड़ का हो जाता है। तो 23 से 24 के बीच में देखें तो प्रॉफिट में बम्पर उछाल देखने को मिला है, यानी कि 23 से 24 के बीच में इसके प्रॉफिट में मोर देन 90% की जंप देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 25 में इसका प्रॉफिट डाउन है और फाइनेंशियल 26 के 5 मंथ में भी देखें तो प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिला है। 13 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी लगातार बढ़ा है और कंपनी के पास अभी 114 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी कंटिन्यू बढ़ा है और अभी कंपनी के ऊपर 131 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 1.02 का है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसमें से 35.5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। इसके आरओई को देखें तो 10.74 का आरओई है, तो आरओई इसका डाउन है। आरओसी 23.46 का है, तो ये अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 1.02 का है। तो कंपनी के ऊपर फिलहाल कर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे इसका कर्ज कम हो जाएगा। रिटर्न और नेटवर्थ इसका 10.74 का है, तो ये काफ़ी लो है। पैट मार्जिन देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा लो है। ईबिटा मार्जिन भी इसका कम है।
प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये 2.17 का है। और कंपनी के अगर वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 317 करोड़ का है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 23.36 का है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो कंपनी का पी मल्टीपल 23.36 का है। आरवी इनकॉम का पी मल्टीपल 20.28 का है। इंटीग्रेटेड पर्सनल का पी मल्टीपल 32.01 का और कैपस्टोन का पी मल्टीपल 36.71 का है। तो यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीयर से देखें तो कंपनी कुछ खास सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। यानी कि अगर प्राइस वाइज देखें तो कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर ही आई है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करने वाली है, तो कंपनी 5.25 करोड़ रुपए अपने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 26 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करेगी। 35.5 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, लेकिन अगर आप रिटेल पोर्शन से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,64,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 99.84% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक कम हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 1 दिसंबर से यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला है और ये 3 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 4 दिसंबर है, रिफंड डेट 5 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 5 दिसंबर है और लिस्टिंग 8 दिसंबर को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 20,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7.5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है, काफ़ी लो प्रीमियम है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट की बात की जाए तो एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिला है, इसमें कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। अब यहाँ पर फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा, तो जब तक ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड न हो तब तक आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, तो आगे अगर क्यूआईबीज की ओर से इस आईपीओ में डिमांड आती है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो इस तरह के आईपीओ में पहले अप्लाई नहीं करना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए कि मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।